27 जनवरी 2025 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई। आजाद भारत के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने यूसीसी को लागू किया है और 27 जनवरी 2025 के दिन को अब समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई है। आज सबसे बड़ी खबर यही है उत्तराखंड में कि यूसीसी लागू हो गया। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के अपनी अपनी बातें हैं। साथ ही साथ जो इसको लेकर जानकारी रखते हैं एक्सपर्ट्स की भी अपनी राय है। हम तमाम मेहमानों के पास चलते हैं और आज इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सचिन गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, वर्चुअल जुड़े हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अधिवक्ता शांतनु गौड़ जी जुड़े हैं वर्चुअली। गौड़ जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सचिन गुप्ता जी, क्योंकि आपकी सरकार है और जब 2022 के विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने एक वादा किया था जनता से कि हम सत्ता में आएंगे तो यूसीसी को लागू करेंगे। उसके बाद इस पर काम भी चला और काम चलते चलते वक्त 2.5 साल के करीब पहुंचा, 2.5 से 3 साल के बीच, और यूसीसी प्रदेश में लागू भी हो गया। किस तरीके से आप देखते हैं इस ऐतिहासिक दिन को? देखिए रवि जी, पहले तो मैं HNN न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी को, इस उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बधाई दूंगा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां यूसीसी कानून आज लागू हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो वादा अपने विधानसभा चुनाव के संबंध में समय में किया था, आज निश्चित रूप से उस वादे पे जो है भारतीय जनता पार्टी खरा उतरी है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था आज उसे पूरा करने का काम भी जो है सरकार ने किया है। साथ ही आपके माध्यम से मैं इस प्रदेश की देवतुल्य जनता का आभार भी प्रकट करूंगा कि जिस प्रकार उन्हें 2 दिन पहले प्रचंड बहुमत नगर निकाय के चुनाव में और पुष्कर सिंह धामी जी के विकास रूपी मॉडल पे अपनी मोहर लगाई है, इसके लिए मैं जो है आभार प्रकट करूंगा समस्त जनता का। और देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड जो है आज एक ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड के अंदर हुआ है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि जिस प्रकार यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू है, आने वाले समय में संपूर्ण देश में जो है विभिन्न राज्यों में भी जो है इस मॉडल को अपनाया जाएगा और वहाँ के जनमानस को उसका लाभ दिलाया जाएगा। तो संकल्प से सिद्धि तक का जो हमारा वचन रहता है, जो हमारा वादा रहता है, निश्चित रूप से सरकार उसे वादे को पूरा करने के लिए पूरा अपना योगदान देती है। और सरकार ने करके दिखाया है, जो कहा है वो किया है। तो निश्चित रूप से जो है आगे भी जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने, धामी जी ने जनता से किए हैं, निश्चित रूप से उसको पूरा करते हुए जो है सरकार और संगठन आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ वर्चुअल जुड़े हैं। भट्ट जी, आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये इतिहास रच दिया है उत्तराखंड में और आज़ाद भारत के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बन गया जिसने यूसीसी को लागू कर दिया। कांग्रेस के कुछ सवाल भी हैं, क्या है वो सवाल? मेरा नमस्कार। मैं रहीम दास जी की युक्ति से अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। फर्जी शाह न है सके गति टेढ़ी तासीर, रहीमन सीधी चाल सो प्यादे होत बजीर। रहीम दास जी ने कहा है कि जो कुटिल चालें हैं ना, उससे आप ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि शिखर पहुंचने के लिए आपको सीधी और नेक चाल चलनी होती है। ये सत्ता का चरित्र होना चाहिए। लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि एक देश, एक संविधान और एक विधान, ये नारा भारतीय जनता पार्टी देती रही है। अब यूसीसी लागू कर दिया है, लेकिन जिसको ये समान नागरिक संहिता कह रहे हैं, वही समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की लगभग 4% जनजातीय जनसंख्या पर लागू नहीं होगी। तो इसे समान नागरिक। ठीक है, आपकी आवाज कट रही है भट्ट जी। होगी एक पार्ट पर। हाँ। तो फिर ये समान कैसे हो गई? और इसके जितने भी प्रोविजन इसमें हैं, वो पहले से ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो पहले से कानून में नहीं है। हिंदू विवाह जो 1955 उठाकर देख लीजिए आप, हमारे पास तलाक भी है, विवाह का कानून भी है, उम्र का कानून भी है। सब चीजें तो पहले से हम पर लागू हैं। नया आप क्या करने जा रहे हैं? ये तो एक तरह से कुछ मामलों में नई बोतल में पुरानी शराब जैसा आपने काम किया है। और लिव इन रिलेशनशिप की अभी आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था। तो भाई ये या तो पुराने हमारे कानूनों में ये बातें हैं या न्यायिक निर्णयों में है। तो आपने नया क्या किया है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा नया क्या किया आपने। ये तो सब आपने उठा के एक किस्म से एक बुकलेट बना दी है
जैसे अभी पिछले दिनों केंद्र एक कानून लेकर आई ना, मेरे हाथ में है, ये देखिए, इसमें आईपीसी को हटाकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया, सीआरपीसी को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया और एविडेंस एक्ट कर दिया। इसमें किया कुछ नहीं है, केवल धाराओं का जो सीरियल था वो ऊपर नीचे कर दिया, बाकी सब बातें तो वही है, एक आध चीजों में कोई संशोधन किया है, बाकी सब वही है। अच्छा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, इसी तरह यूसीसी ये किया है इन्होंने, इसमें किया कुछ नहीं है, केवल इधर उधर का जोड़ के एक वो बुकलेट बना दिया है, उसको यूसीसी नाम दे दिया है, बाकी कुछ नहीं है। हमने इसको डिटेल से इसका अध्ययन भी कर रहे हैं, आज नियमावली भी इन्होंने इसको लागू भी कर दिया है नियमों के साथ। और जितने भी क्लॉजेज हैं, बीच की चर्चा में मैं बताऊंगा, जो क्लॉजेज हैं, चाहे तलाक के हैं, चाहे संपत्ति के हैं, चाहे उम्र के हैं, वो सब क्लॉजेज पहले से हमारे जो लॉज हैं उनमें पहले से ही विद्यमान। ठीक है भट्ट जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी के उपाध्यक्ष। भट्ट जी, क्या लगता है यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की हमने बात सुन ली, आप लोगों का क्या पक्ष है? रवि जी, आज उत्तराखंड की जनता देख रही है कि ये 27 जनवरी सनातन धर्म के इतिहास में याद रखा जाएगा। एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को सनातन धर्म की रक्षक पार्टी कहती है, और उसी पार्टी ने एक समान नागरिक संहिता की बात कर नागरिकों को भी दो भागों में बांट दिया, जनजाति को छोड़कर, और जिन जातियों को इन्होंने समान नागरिक संहिता के तहत बांधने की बात की है, उसमें सनातन धर्म की बेटियों की जिंदगी को सबसे बड़ा खतरा हो गया। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर बाहर से आए हुए हलाला वाले, जो जिन्हें ये कभी लव जिहादी कहा करते थे, अब उनको ये लिविंग सर्टिफिकेट बांटने की सुविधा दे रहे हैं और 1 साल में उनको यहाँ का अस्थायी निवास बनाने की बात कर रहे हैं। रवि जी, मैं आपको कुछ इतिहास की बात बता दूं, तब जनता को ज़्यादा समझ में आएगा कि उत्तराखंड के साथ कितना धोखा और कितने ज़्यादा षड्यंत्र किए गए। 2 अक्टूबर 1994 को ऐतिहासिक दिन होता है, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। उस दिन हमारे साथ जो गोलीकांड किया था वो किसने किया था? यही राष्ट्रीय पार्टियां जो दिल्ली में बैठी थी। तब हम उस महान दिन को आज भी काले दिवस के रूप में देखते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस बना दिया, वही दोनों भाजपा के नेता। कलंकित किया 26 जनवरी को, जिस दिन संविधान की रक्षा होती है, उस दिन संविधान को के झंडे के सामने गोलियां दागी गई, वो भी भाजपा के नेताओं से। और आज 27 जनवरी है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इस कानून की कहां डिमांड हुई? उत्तराखंड का जनमानस तो राजधानी मांग रहा है, मूल निवास भू कानून की बात कर रहा है, उत्तराखंड में सख्त भू कानून लगाने के साथ साथ लोकायुक्त की बात कर रहा है, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियां छुड़वाने की बात कर रहा है, पहाड़ से पलायन कैसे रुकेगा, पहाड़ के लोगों को विकास से कैसे जोड़ा जाएगा, इस पर क्या नीतियां हैं, इस पर बात कर रहा है। और साथ में जो शहरों के अंदर जो जहरीली हवाएं अनियंत्रित विकास के कारण फैल रही हैं, उससे आम जनमानस को निजात कैसे मिलेगी, फिर वो चाहे जाम हो, चाहे सांस की बीमारी हो, चाहे गंदगी हो। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद तेजी से इस राज्य के अंदर उठ रहे हैं। रवि जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं चुनौती के साथ, मुझे एक कोई धरना बता दीजिए, किसी सनातन धर्म के व्यक्ति ने या भाजपा की महिलाओं ने आंदोलन करे हो कि मेरी बेटी को लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट दो, आज दो, अभी दो। अगर ऐसा कहो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। मैं मानूंगा कि हम सनातनी और भाजपा के सनातनियों में फर्क है, शायद ये ज्यादा जीत गए तो ये उत्तराखंड के अंदर बेटियों को शादी नहीं, अब लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बांटेंगे। दूसरी बात, मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो 64 लाख लोगों का ये राज्य था, इस राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ 35 लाख हो गई, तो क्या 1 साल के अंदर 1 करोड़ 35 लाखों के लोगों को, बाहर वालों को जो यहां बसाया गया है नाले खालों में, अब उनको अस्थायी निवास बांटा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पासवान जाति का व्यक्ति नौकरी तो पा नहीं सकता उत्तराखंड में, मगर मेयर बन सकता है। अरिनी के नेता भाजपा के विनोद चमोली और मुन्ना सिंह चौहान चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि यदि बाहर वालों को आरक्षण दे दोगे,
तो इसमें तो हमारा हक छिन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसमें बता दे कि पासवान प्यारा है या उत्तराखंड का हमारा कोहली प्यारा है। यहां पर भी आपने बाहर वाले को स्थापित कर दिया वोट के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड को बैंकॉक और गोवा बनाने की मानसिकता भाजपा की क्या है? मंदिरों में शराब आप बांट रहे हो, हमने तो नहीं कहा शराब दो, हमने तो नहीं कहा हमारी बेटियों को लिविंग रिलेशन में रहना है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को लिविंग रिलेशन स्वीकार हो तो शायद तब जाकर भाजपा इसको लाए। और इसको समान नागरिक संहिता कहना भाजपा की महान गलती है। ये बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी के चंद बेईमानों की नजरों में धूल झोंककर जनता को गुमराह करने वाला ये कानून है। इससे लाभ कम नुकसान ज्यादा है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड को गोवा बनाकर सनातन धर्म के इस देवभूमि को भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन कलंकित किया है। इसके दुष्परिणाम जब आगे आएंगे तब जनता को समझ में आएगा कि उत्तराखंड क्रांति दल व अन्य दल यदि इस पर उंगलियां उठा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, केवल वोट साधने के लिए उत्तराखंड के अंदर आचार संहिता जो यूसीसी लागू किया है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये इतना अच्छा है तो दो गुजराती दिल्ली वाले वो गुजरात में लागू क्यों नहीं करते? ठीक है, वो दो गुजराती भारत में ये कानून लागू क्यों नहीं करते? और हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं, हमको यहां लागू है तो उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू क्यों नहीं हुआ? और अंत बात को खत्म कर रहा हूं, मुझे कोई सनातन धर्म का कोई गुरु ये बता दीजिए जिसने कहा हो कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। ठीक है। अरे आप कौन होते हो सनातन धर्म को कलंकित करने वाले? इसके गंभीर परिणाम भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। हम इसको जन आंदोलन में बदलेंगे। और जिस दिन ये मामला कोर्ट में जाएगा ये धराशायी होगा और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलेगी कि इसकी आड़ में नेताओं को बचाने का षड्यंत्र है। ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता यदि सनातन धर्म के नागरिक होने के नाते। वीरेंद्र शर्मा जी, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की हमने बात सुन ली है, किस तरह से विश्लेषण किया जा सकता है इसका? देखिए रवि जी, मैं राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे इसके कुछ मेन क्लॉज पे जाना चाहूंगा कि यहाँ पे हम लॉ जब आ गया है तो अब हम इसके क्लॉज के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। देखो, आरोप प्रत्यारोप लगाना अब एक दूसरे के ऊपर वो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, मेरा काम ये नहीं है। मैं आपको थोड़े मुख्य प्रावधान को बताना चाह रहा हूं। जैसे विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पति पत्नी के जीवन रहते दूसरा विवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिल्कुल। सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार है। सभी धर्म समुदाय में सभी वर्गों के लिए बेटा को संपत्ति का समान अधिकार है। मुसलमान समुदाय में प्रचलित हलाला और बहु विवाह प्रथा पर रोक लगेगी। संपत्ति के अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। ये इसके मुख्य बिंदु हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें जो आप अगर पूरी तरह से बात करते हैं कि इसके प्राधिकार क्या है इस लॉ के, भाई अब जब ये काम करेगा कानून तो कैसे काम करेगा, इसके लिए जो नियमावली बनी हुई है उसके ऊपर अब देखो, मैंने कहा नियम और नियत दो चीजें साफ होनी बहुत जरूरी है। नियम तो बन गया पर नियत क्या होगी सरकार की? सरकार का मतलब है कि सरकार का जो प्रशासन है, जो सरकार के अधिकारी है, वो किस नियम के तहत काम करेंगे और कैसे काम करेंगे जब धरातल पे इसका काम होगा। तो उसके ऊपर देखिए, आप यूसीसी करने के लिए अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं मैं तो एसडीएम को रजिस्ट्रार बनाया गया है। और ग्राम पंचायत अधिकारी को सब रजिस्ट्रार की पावर दी गई है। जबकि जो नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार होगा और कार्यकारिणी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। ठीक है। इसी तरीके से जैसे आप अगर बात करते हैं छावनी क्षेत्र में से संबंधित सीईओ जो होंगे वो रजिस्ट्रार की उस पे रहेंगे, उनके पास रजिस्ट्रार की पावर रहेगी। और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स जो या सीईओ जो होंगे वो अधिकृत अधिकारी भी सब रजिस्ट्रार की पोस्ट पे होंगे, मतलब उनको ये राइट दिए जाएंगे, है ना। तो ये इनका वर्किंग स्टाइल है। लेकिन रजिस्ट्रार जनरल के इन तीन लोगों की मुख्य भूमिकाएं हैं। एक रजिस्ट्रार जनरल और एक रजिस्ट्रार और एक सब रजिस्ट्रार। ये तीन लोग मेन तरीके से इसमें काम करेंगे। एक विषय हम ले लेते हैं इसमें से, मान लीजिए आपने बोला कि हमने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के बात करनी है। तो लिव इन रिलेशनशिप का नियम क्या है
पहले तो ये देखना है। यूसीसी के माध्यम से अगर हम किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और उसका एक आपको सर्टिफिकेट जारी होगा और वो सर्टिफिकेट आपको दोनों को संभाल के रखना है। और जिस दिन भी आपको अलग होना है या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, उस दिन उस सर्टिफिकेट की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। अब रिलेशनशिप की समाप्ति के लिए क्या होगा कि एक या दोनों साथियों को, या तो एक या दोनों साथियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को समाप्त कर सकते हैं वो दोनों। और यदि एक ही साथ दोनों आवेदन करते हैं तो रजिस्ट्रार दूसरे एक करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे की पुष्टि भी करने का उसको राइट दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्लॉज है। देखो ये तो हम अगर इसके कानून के डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब हम समाज के परिप्रेक्ष्य में इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। समाज के परिप्रेक्ष्य में यह है कि जिस तरीके का हमारा समाज है, हमारे आसपास लोग रहते हैं, हम एक मिक्स सोसाइटी में रहते हैं। वहाँ मुसलमान भी है, वहाँ हिंदू भी है, वहाँ सिख भी है, वहाँ ईसाई भी है, वहाँ अन्य धर्मों के लोग भी है। तो अब कुछ धर्मों में जरूर कुप्रथाएं जो है, जैसे मुस्लिम समाज में ये हलाला और बहु विवाह की जो प्रथा है, तो ये कुछ मुस्लिम महिलाओं, सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत ही उत्पीड़न का विषय है। लेकिन उसकी समाप्ति अगर इस कानून के तहत हो रही है तो ये एक अच्छा मैसेज है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा है हर सभी मुस्लिम उसके लिए। हाँ, जो रूढ़िवादी सोच के लोग हैं उनको आप बदल नहीं सकते हैं। देखिए उनको भी कानून के तहत जीना पड़ेगा। ये सबके लिए नियम है ना। और दूसरा पॉइंट, नहीं वीरेंद्र शर्मा जी, मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा आपको, मैं तो रोक रहा हूँ आपको, इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं आपकी बात को कंप्लीट लूंगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और सभी का पक्ष लेना इस पर जरूरी है। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 27 जनवरी 2025 का दिन ऐतिहासिक और इतिहास के पन्नों में दर्ज, लेकिन इसको लेकर भी विपक्ष के सवाल हैं। अब कानूनी जानकारी इस पर लेना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने पॉलिटिकल रिएक्शन लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, राजनीतिक विश्लेषक शर्मा जी ने भी हमें बताया कि किस तरीके से इसे समझा जा सकता है, उनके पास जाऊंगा। लेकिन उससे पहले शांतनु गौड़ जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं। शांतनु गौड़ जी, क्योंकि कानून की जानकारी और इसके लिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा सब लोगों को समझने के लिए, लेकिन आप लोग आम लोगों से काफ़ी आगे इसको समझ चुके होंगे। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है, कितना फ़ायदा, कितना बदलाव, किस तरीके से वक्त लगेगा हम इसे समझें, मुख्य चीज़ें इसकी, गौड़ जी? देखिए जी, महाकुंभ के महाअवसर पर ये ऐसी चीज़ जब आती है तो उसके मायने बहुत अलग हो जाते हैं। और हम आज उसी प्रयागराज में, उसी स्थिति में अब हम आज खड़े हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं कि कई सारी ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर जब वो एक समागम होता है तो उसके बाद क्या स्थिति बनती है। तो आज हम उसी क्षण में ऐसे खड़े हुए हैं कि जब यूसीसी आता है तो उसके बाद जब वो मेन ट्रिब्यूटरीज और जो मेन रिवर और जब वो सब पूरा सारा कास्ट, सेक्स, ट्राइबल, ये सब जब एक धारा में बह के चलते हैं तो आगे उसका प्रभाव क्या होता है। हाँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस चीज को जो भी करके ले जाएगा या जो भी गवर्नमेंट करके ले जाएगी वो पॉलिटिकल माइलेज पक्का लेगी। अच्छा। सो वो होता भी है, बट हमें इसके साथ ये नहीं भूलना चाहिए जो कमेटी के लोग या इनफैक्ट जो यहाँ पे तमाम, हमने जैसे देखा कि कमेटी में लगभग 20 लाख हमारे पास वहाँ पे सारी एक इनपुट्स आए, सबके सलाह मशवरा आए, 2.5 लाख लोगों से डायरेक्टली स्थापित करके वो सारे इनपुट्स लिए गए। हाँ। सो उन लोगों का भी जो क्रेडिट है या उनका जो योगदान है उसको नहीं भूलना चाहिए। दूसरी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष या नेता जो और पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने जी रखना चाहिए। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि ये कोई नया डिबेट नहीं है। जब आप के मुंशी जी का फाइनेंस जब लॉ कमीशन की बात करते हैं उस समय से ये रिक्वायरमेंट बनती चली गई। जब 1995 में लॉ कमीशन आई तब भी ये रिक्वायरमेंट महसूस हुई, बिकॉज आप किसी भी सोसाइटी को अगर आपको चलाना है तो एक यूनिफाइड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होनी चाहिए। और जब वो रहती है तो उसका प्रभाव रहता है और उससे आगे एक बेनिफिट एक टू दी एंटायर सोसाइटी को मिलता है। अच्छा। जैसे एक आप चाइनीज गवर्नमेंट को भी देखते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, उसके अंदर एक लैंग्वेज, एक सिस्टम और वो सब सारी चीजों से
आज वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते चले जा रहा है, Yes. जिसके लिए कई सारी और इंटरनेशनल कंट्रीज चिंतित हैं। अब हमने पहला स्टेप तो उठा लिया। उत्तराखंड में हमारे पास हिमालय है, शिवालिक्स है, हमारे पास गंगा है, जमुना जी है, और हम आज वो सब मानते हुए ये मान रहे हैं कि आज उत्तराखंड पहला स्टेट एक बन के तैयार होके आ रहा है जिसने यूसीसी लागू किया। जी। तो अब ये चिंता का विषय ये होना चाहिए कि आज अब हम सिर्फ डोमेस्टिक फ्रंट पे नहीं, अब हमारे को नेशनल और इंटरनेशनल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। जी। सो हमें ये देखना है कि इसको आगे, अब जो लॉ बनना था, पहले ये डिबेट था कि किस तरीके से और कैसे ये बेस्ट बन पाए, और अब ये डिबेट ये चेंज हो जाता है कि इसको और अच्छे तरीके से क्रियान्वित कैसे करें, उसको एग्जीक्यूशन और बेस्ट लेवल पे कैसे करें। तो वहां पे योगदान होना चाहिए। और मैं ये देखता हूं कि कोई भी अगर अपना कोई वक्तव्य रख रहा है या कोई भी ऐसी बात रख रहा है, सो बहुत सोच समझ के ये हमें रखनी चाहिए बात, क्योंकि अब हम नेशनली और इंटरनेशनली हम लोगों को मॉनिटरिंग हो रही है। यस, बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक मेरा गवर्नमेंट को एक ये भी है कि कहीं ये यूसीसी की आड़ में या यूसीसी के, क्योंकि हम लोग पहले स्टेट हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में कहीं ऐसा ना हो कि हम जो और राज्य के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं कहीं वो पीछे रह जाएं। सो मैं ये आशा करता हूं कि वे उसको भी ध्यान रखेंगे, और आई कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट दैट दे हैव टेकन दिस स्टेप। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी कुछ कह रहे हैं? शांतनु जी की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये चीज़, एक चीज़ है इसमें कि देखो, हम इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना भी इस तरीके से, जैसे इन्होंने कहा कि चाइना में टॉप टू बॉटम तक एक नियम है, लेकिन हम इसको एक नियम कैसे मान सकते हैं? आपने कुछ जनजाति क्षेत्र को आपने इससे पहले ही अलग कर दिया है भाई, एसटी को आपने इसमें नहीं इंक्लूड किया है, पहली चीज़, जो एक टेक्निकल चीज़ है। दूसरी बात कि जो ये लिव इन रिलेशनशिप के जो इन्होंने नियम बना रखे हैं, क्या इसका हमारे समाज और हमारी संस्कृति पे असर पड़ेगा? इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हम ये जो है, ये हम एक पश्चिमी संस्कृति की एक खुली विचारधारा को आपने बिल्कुल अपने घर बुलाया है कि अपने बच्चों को ये परमिशन आपने खुलेआम दे दी है। कल से बच्चा, हर माँ बाप का बच्चा आजकल फिर ये डिमांड करने लगेगा कि पापा मैं 18 साल का हो गया हूँ या मैं हो गई हूँ, अब मुझे किसी लड़के के साथ रहने दीजिए। हालांकि ये सामाजिक सवाल है, कानून के जानकार है, लेकिन मैं जवाब ले रहा हूँ। शांतनु गौर जी, आप अपने हिसाब से जवाब दे दीजिए इस पर। जी, इसमें मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, कुछ चीजें जो पहले छिपी हुई थी अब वो ओपन हो जाएंगी, वो सामने आएंगी, वो एक्सपोज हो गई हैं। बट ये पहले भी होता रहा है। हम कई बार कई केसेस में भी देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन सामने आती हैं, बट अब उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू या उसको एक माध्यम से बनाने के बाद, क्योंकि इसमें जो मेन फोकस है वो ये नहीं है कि वो उन कुरीतियों को हम एंटरटेन करें। इसका मेन उद्देश्य जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो डिफरेंट कास्ट और कल्चर और डिफरेंट रिलीजियस आइडियोलॉजीज के जो कुरीतियां अंदर चल रही थी, उनको कैसे खत्म किया जाए। अब जैसे तलाक को आप लेते हैं, जो लेडी जो तलाक से पीड़ित है, आपने पुराने केसेस भी देखे हैं, शायरा बानो के केसेस देखे हैं, आपने पुराने केसेस भी देखे हैं, तो आप उनकी मन की व्यथा आप समझ सकते हैं। तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। दूसरी तरफ आप हलाला और इज्जत की अगर बात करें, तो अभी मैं एक रिलीजियस फोकस पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज और भी चीजें जो हमें देखना है। अब बात रह गई ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट और इन सब लोगों की। क्या होता है कि मेन धारा में कुछ ट्रिब्यूटरीज को डाइवर्ट भी किया जाता है और कुछ ट्रिब्यूटरीज को सेव भी किया जाता है। जैसे कि आप ये देखेंगे कि कई बार कहीं मुख्य धारा में पता चला कि आपने एकदम उसमें अगर किसी चीज को इन्वॉल्व कर दिया तो कहीं उनका एक्सटिंक्शन ही ना हो जाए। तो ये भी देखना है कहीं ऐसा ना हो कि सिस्टम के अंदर कोई ऐसा इन्वॉल्व हो जाए और बाद में पता चले वो इतना ब्लास्ट हो जाए या इतनी दिक्कत उन लोगों को आ जाए तो कोई बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो जाए, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि कल को वो मर्ज नहीं होंगे, हो सकता है कल को वो मर्ज हो सकता है, वो मर्ज होंगे। महत्वपूर्ण बात है। ठीक है सचिन गुप्ता जी, हमने बात सुन ली। यहाँ पर कानून के जानकार जिस तरह से शांतनु जी बता रहे थे, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी से सवाल है आपसे, उन सवालों पर जवाब। देखिए रवि जी, यूसीसी लागू हुआ है अभी, और अभी तो जो है मैं कहूँगा कि भी इसका जन्म हुआ और अभी आगे इसका चलना बाकी है।
लेकिन जो बार बार ये सवाल आ रहा है कि क्या यूसीसी की मांग उत्तराखंड में किसी ने की थी या यूसीसी की आवश्यकता उत्तराखंड में क्यों पड़ी, क्या कोई जो है सनातन धर्म के लोग या कोई हमारे यहाँ के ऋषि मुनि हैं उन्होंने कोई इस प्रकार की मांग या कोई आंदोलन किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे मित्र हैं और अच्छे पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं, आज उत्तराखंड के अंदर लगातार, चाहे मैं उत्तरकाशी की बात करूं, चाहे मैं थराली की बात करूं, चाहे मैं हल्द्वानी की बात करूं, लगातार जो है ऐसे नाबालिग बच्चियों के साथ हो या जो है दूसरे समुदाय के लोगों का, हमारी समुदाय के हिंदू समुदाय की बच्चियों के साथ जो है भिला फुसलाकर जो है उनको यहाँ से जो है कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि उनको यहाँ से भगा कर ले जाने के प्रयास हो या फिर जो है अपनी पहचान छुपाकर जो है उनके साथ रिलेशन बनाने के विषय हो या शादी का झांसा देकर उनके साथ विषय बनाने का आता हो। और 2023 की जो है अमर उजाला की एक मैं रिपोर्ट अभी पढ़ भी रहा था कि लगभग जो है 50% में बोल रहा हूँ, अमर उजाला की रिपोर्ट में है और जिसमें जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है कि 50% से ज़्यादा जो नाबालिग बच्चियाँ हैं उनको जो है सॉफ्ट टारगेट करके जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास जो है कई अन्य समुदाय के लोग जो है टारगेट करके जो है विशेष रूप से, क्योंकि उत्तराखंड सॉफ्ट टारगेट बनता है उनके लिए, उसको जो है ये कहीं ना कहीं जो है इसको जो है भिला फुसला के जो है ये नुकसान करने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके घर तक ये बात पहुंच जाएगी, अब आपने बोला भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ये लिव इन रिलेशन लागू होगा या उनके लिए होगा तो वो रजिस्ट्रेशन करा लें, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ये घटना आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके बच्चियों तक पहुंच जाएगी, तो कब आप जाके सरकार से मांग करेंगे कि आपको ऐसा कानून आप आज से 10 साल पहले क्यों नहीं ले गए, आज मेरे घर में वो लोग घुस गए। तो आज आवश्यकता थी, पुष्कर सिंह धामी जी ने और प्रदेश की सरकार ने इस बात को देखा, महसूस किया कि हमारे प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए यूसीसी कानून की आवश्यकता है। और अभी मैं शांतनु जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि ये काम पहले भी हुआ करते थे, पहले आप भी देखा करते थे, आप भी चर्चा करते थे और बाहर खड़े होकर केवल 4 बात करके अपनी बात को समाप्त कर देते थे कि अरे देखो आजकल की जनरेशन को क्या हो गया, शादी हुई नहीं, हमारे जमाने में तो हम लड़की का घूंघट भी नहीं देखा करते थे और शादी हमारे माँ बाप करते थे और आज देखो खुलेआम ये घूम रहे। तो आज अगर सरकार ने एक उसको पारदर्शिता रूप में, ताकि उस बच्चे के माता पिता को भी पता चल जाए, पहले लड़का लड़की लिव इन में रहा करते थे, किसी को नहीं पता चलता था, केवल वो दूसरे प्रदेश में यहाँ पर आए और लिव इन में रह के जो है अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन माता पिता को नहीं पता। आज जब वो लिव इन में रहेंगे तो उनके माता पिता को भी जानकारी होगी मेरे बच्चे आखिरकार कर क्या रहे हैं। तो ये सरकार ने इस फैसले को लाकर, इस नियम को लागू करके निश्चित रूप से जो इसके दुष्परिणाम अभी तक होते थे आ रहे थे, वो दुष्परिणाम पे अंकुश लगेगा। सनातन धर्म में जिस प्रकार से दूसरे समाज के लोग जो है इस प्रकार से जो है बच्चों को बहला के जो है लिव इन में रह के या कहीं ना कहीं बहला करके जो है विवाह करने के लिए जो है उनको गुमराह करते थे, तो निश्चित रूप से इस पे अंकुश लगेगा। इसलिए यूसीसी कानून प्रदेश हित में जो है, राज्य की महिलाओं के हित में जो है लाभकारी है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आज भले चाहे यहाँ के विपक्षी लोग जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे ही जो है प्रदेश के जो अन्य विभिन्न दलों के लोग हैं वो भी इसकी सराहना करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस बेशर्मी से बात रख रहे थे वो बहुत निंदनीय है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? अरे आप क्लॉजेट पे आइए, अगर आप में इतनी हिम्मत है, मोदी सरकार देश में है, क्यों नहीं आप इसको अम्ब्रेला लॉ बनाते हैं? सेंटर में क्यों नहीं लेकर आते हैं? बहुत सारी स्टेट में आपकी सरकारें हैं, आज आप उत्तराखंड में लाएं, कल यूपी में लाएंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे। आप चैलेंज कर रहे हो, आपने धारा 370 के लिए भी चैलेंज किया था, राम मंदिर के लिए भी चैलेंज किया था, हम बिल्कुल लेकर आएंगे, ऐसे आप निश्चिंत रहिए। सुन लीजिए, सेंट्रल लॉ अम्ब्रेला कानून चलेगा। नहीं ठीक है। अच्छा शांति प्रसाद भट्ट जी, मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। एक शांति प्रसाद भट्ट जी, सुन रहे हो आप? घरेलू हिंसा से मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? 2005 के सेक्शन 2F में शांति प्रसाद भट्ट जी, पहले से उसकी परिभाषा उपलब्ध है, तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं ठीक है, लेकिन मैं पहले से कानूनों में है, हमारे पास पहले से है, और आप जिन बातों को कर रहे हैं उनको आप खुली छूट। अच्छा ठीक है, मैं एक बात ये नहीं समझ पा रहा हूँ कांग्रेस की। शांति प्रसाद भट्ट जी, करने जा रहे हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं एक बात ये नहीं समझ पा रहा हूँ। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ये पहले से ही था, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि इसमें एसटी को शामिल नहीं किया गया। एक बात आप कह रहे हैं पूरे देश में लागू क्यों नहीं करे, तो आप इसके विरोध में हैं या? मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अम्ब्रेला लॉ के रूप में लाती ना, जब केंद्र में आपकी सरकार है। आप उत्तराखंड में क्यों प्रयोगशाला बना रहे हैं? उत्तराखंड को आप पूरे देश में, अगर आप इसको समान नागरिक संहिता कह रहे हैं तो देश भर में लागू करिए ना। ये तो आप मानते हैं कि उत्तराखंड में लागू हुआ तो अच्छा हुआ, पूरे देश में लागू होना चाहिए। शांति प्रसाद जी, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तराखंड में अच्छा कानून लागू हुआ है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, और मैं एक आप क्लॉज वाइज बात करिए ना, हम क्लॉज वाइज बताएंगे आपको कि कौन सी चीज पहले से है। हिंदू विवाह अधिनियम में बातें पहले से है,
घरेलू हिंसा में बातें पहले से है, दत्तक ग्रहण में बातें पहले से है, हर चीज तो उपलब्ध है। आप नया क्या लेकर आ रहे हैं, यही तो हम पूछ रहे हैं। नया कुछ भी नहीं है, केवल लिविंग रिलेशनशिप किसी संविधान में, किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा ने पारित नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय है, उनके आधार पर आप कुछ चीजों को मैं मान सकता हूं कि हो सकता ला रहे हो, लेकिन और चीजें पहले से ही हमारे पास विद्यमान ठीक है, कानून लेकिन है, लेकिन उन्हीं कानूनों को हाँ, उठाकर आपने लेकिन यहाँ शांति पे किया है और किया शांति है। प्रसाद भट्ट जी, लेकिन कुछ चीजें अगर मैं बात कहूं, जिस तरीके से कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार इसमें दिया गया, क्या ये पहले से था? हलाल और इद्दत पर रोक लगा दी गई, क्या ये पहले से था? अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्या ये भी पहले से था? तलाक लेने का अधिकार उनको मिला है। बहुत सारे ऐसे हमारे विषय जो हैं पर्सनल जिसमें लॉज हैं, समाज चाहे वो क्रिश्चियन के पर्सनल लॉज हैं, हिंदू के पर्सनल लॉज हैं, हाँ। मुस्लिम के पर्सनल लॉज हैं, क्या वो चैलेंज नहीं होंगे? आप हिंदू के पर्सनल लॉज को मुस्लिम के पर्सनल लॉज के साथ मिला देंगे, क्रिश्चियन के पर्सनल लॉज को आप हिंदू के लॉज के साथ मिला देंगे, हाँ। ये तो आपने घालमेल कर दिया है। ठीक है। ये निश्चित रूप से जब चैलेंज होगा तब अरे ये इसीलिए तो इसका नाम यूसीसी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं शांतनु जी से समझना चाह रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शांतनु जी, यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया। कोई व्यक्ति है, अब वो कोई केस दायर करता है दूसरे राज्य में, भले वो यहाँ, वो अगर पति है या पत्नी है, वो दूसरे राज्य में, एक केस दायर होता है उत्तराखंड में, तो ये जब चीजें होंगी, वहां तो यूसीसी लागू नहीं है, यहाँ यूसीसी लागू है, तो इसे कैसे समझे आप? समझना बहुत जरूरी है सर। हमें इसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है। अच्छा, अगर रजिस्ट्रेशन यहाँ से हुआ है तो ये लॉज प्रिवेल करेंगे। ओके। जैसे कि पहले होता था कि जैसे मुस्लिम समुदाय के कोई लोग हैं और अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन अंडर मुस्लिम लॉ कराया है, सो देन वो मुस्लिम लॉ विल प्रिवेल। अगर वो हिंदू एक्ट के अंदर कराए या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कराया, तो जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन है दैट विल प्रिवेल। सो यही बात इसके अंदर भी ये रहेगी। बट ये तमाम चैलेंजेस हैं जिसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें आएंगी, बट हमें बहुत सोच समझ के अच्छे तरीके से सब सारी चीजों को क्रियान्वित करना चाहिए। बिकॉज अब जो क्वेश्चंस को एग्जीक्यूशन लेवल पे उठेंगे, हाँ। उसको हमें ठीक ठाक करना है। आप आज भी देखते हैं, जैसे हम आईपीसी की बात कर रहे थे कि वो अब अमेंड हो गया, 2024 की बात है, हाँ। तो वो 1806 से लेके आज तक वो अमेंडमेंट में ही चल रहा है। हाँ। सो सोसाइटी का डायनेमिक्स जो है वो आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, और कोई भी जो लॉ है उसका एक इनहेरेंट फीचर ये रहता है कि उसको विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी अपने को बिल्कुल लेटेस्ट रखना है, उसको कहीं ना कहीं अमेंडेड प्रोविजंस रखना है, ताकि कहीं लॉ सोसाइटी से पीछे ना रह जाए या सोसाइटी बहुत आगे ना चले जाए लॉ। तभी आपने एक चीज ये भी देखा होगा, लगभग कई सौ कई हजार लॉज को खत्म भी किया गया बिकॉज उनकी आज जरूरत नहीं थी। आप बात करें तो कि जो ये भारतीय तो- न्याय संहिता या जिस तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अगर आपने बात की तो उसमें उस चीज़ की भी आवश्यकता थी। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल, जिस तरीके से सचिन गुप्ता जी ने जवाब दिया कि आप लोग कई बार इस तरीके के मामले तो हमारे सामने आए हैं कि नाम छिपाकर, गुमराह कर, लेकिन अब कम से कम ये नाम छिपाने वाली बातें तो नहीं होंगी। अगर ऐसा, और जो डरेगा नाम छिपाएगा कैसे करेगा फिर? अगर कोई कानून होगा उस पर, वहाँ की जो स्थानीय पुलिस होगी वो भी वहाँ पर देखेगी। बहुत सारे जो जगहों पर जो रह रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर हम देखें तो एजुकेशन ऑफ देहरादून भी है, तो इसका फ़ायदा नहीं देखते हैं आपके, अगर ऐसा कुछ है? रवि जी, जो बात मैं कहूँगा उससे देखना अगर ये जवाब दे पाए तो। मैं पूछना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड के मूल मुस्लिम हैं उनके हकों पे यदि बिजनौर के, हरियाणा के मुसलमान यहाँ आकर किसी के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगे, अब तो सरकार कह रही है आप रोक तो सकते नहीं, बालिग हैं। अगर बेटा बेटी अड़ गए, हिंदू की बेटी और मुसलमान का लड़का अड़ गए, तब क्या करोगे? देना पड़ेगा। सुनिए शांति प्रसाद जी, शांति भाई, एक मिनट मेरी बात देखो, हिंदू की बात फिर हिंदू मुसलमान तक आ जाएगी, लेकिन ये बात, ये विषय नहीं है। जो लड़कियों को गुमराह किया जाता है वो नाम बदल के जाता है। नाम है शमीम, रख दिया राहुल, नाम है मुनीम, रख दिया राजू। भट्ट जी की बात ये है, ये विषय। अच्छा, बात पूरी सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है भट्ट जी। नहीं, अरे आपने जवाब मांगा, मैं जवाब भी तो दे रहा हूँ ना। ठीक है। अच्छा गुप्ता जी, एक मिनट, आप डिबेट पे बैठे हो, कोई भाषण पे थोड़ा बैठे हो। ठीक है, टाइम पे बोल लेना आप लो ना। हाँ ठीक है। हाँ। कितनी बेशरमाई से चैनल पर बोल रहे हैं कि हिंदुओं में तो ये पहले भी होता था। सनातन धर्म के ऊपर इतना बड़ा तमाचा चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं, इसलिए हम कानून ला रहे हैं, यानी कि सनातन धर्म में पहले से आवारगी है।
ये है भाजपा का असली चेहरा। शांति जिसको प्रसाद भट्ट जी समझने सुनिए की सुनिए जरूरत है। सुनिए, ये अपने मैं को सुनिए कैसे सुनिए बदनाम सुनिए, करते हैं, ये बेशर्मी है। से नहीं, बड़ी और सुनिए, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा और हूँ मेरी बात कि जो सुनिए। चीज आप देखा अरे करते भाई, थे, मेरी जिस चीज बात पे तो- हमारी फिर बच्चों वही को, बात। हमारी मासूम बच्चों को अच्छा, गुमराह किया जाता था, अच्छा, एक सेकंड सर, एक एक करके बोलिएगा, उस समय पर खराब रोक होता है सर, लगाने समय के खराब लिए होता है, मैं भारतीय जवाब जनता पार्टी एक एक करके यूसीसी कानून लाई है। गुप्ता जी, इसलिए नहीं, नहीं लाई है, नहीं, इसलिए नहीं ठीक लाई है, है, सचिन जी, इसको एक बढ़ावा मिनट, देने के एक-एक लिए। करके बोले, नहीं सर, उस पर समय- रोक लगाने के लिए यूसीसी समय खराब मत कीजिए, एक सेकंड। आप जो है नहीं, मैं जवाब ले लूंगा। आप किस तरीके से बोल सकते हैं सनातन की बच्चे इस प्रकार से कामों में लगी, उनको गुमराह करके लाया जाता था, उनको अरे सर, गुमराह हर करके डिबेट लाया में जाता था, शांति बहसबाजी प्रसाद नहीं, जी। बहुत गुमराह महत्वपूर्ण करके विषय है लाया सर, जाता था। बहुत महत्वपूर्ण गुमराह विषय करके है। लाया जो जाता लोग- था, तब जाके जो है सर, अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, वो समझना चाहते हैं यूसीसी को। आपके सामने आपने बोल दिया, क्या आपके सामने नहीं आते, आपके सामने अगर नीचे नहीं आपको आते थे यहाँ पे हिंदुओं की कि जो है बेटियों की लड़कियां चिंता है, लव तो जिहाद में अंकिता रह की रही मां है, कहती है लड़कियां जो है कि आपके VIP सामने जो भारतीय है जनता लिविंग में रह रही है, पार्टी का नेता लेकिन है। कोई नहीं, कानून नहीं, नहीं भट्ट जी। था आपके पास बोलने के लिए अरे, अधिकार नहीं था, क्यों नहीं करते लेकिन कैसे? आप जो है आपको केवल कानून का देखिए, विरोध करना है, क्योंकि देखो, उत्तराखंड मैं में इतना जानता उत्तराखंड हूं, की यहाँ की मैं इतना बच्चियां जानता अच्छा, हूं, एक-एक करके अपनी अपनी बात रख लीजिए, चाहे एक-एक करके, उत्तराखंड की एक-एक बच्चों का करके। भविष्य एक- खराब हो, सचिन जी। यूकेडी का कोई लेना देना सचिन नहीं जी, है, एक मिनट। यूकेडी को केवल अपनी सचिन जी। राजनीति करनी है, कुछ नहीं अच्छा, करना। ठीक है, सचिन जी, एक मैं सेकंड, पुष्कर सचिन जी। सिंह जी का धन्यवाद अच्छा, करूंगा। सचिन जी, एक सेकंड। उत्तराखंड में यूसीसी अच्छा, एक सेकंड। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए यूसीसी लागू हुआ है, बिल्कुल भी कुछ है। ठीक है, सचिन जी। उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड का यूसीसी उत्तराखंड में यूसीसी जो है लागू हुआ है, इसका लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिलेगा, प्रदेश की अच्छा, ठीक है, जनता अरे को सर, एक-एक मिलेगा, करके बोलिए। हर वर्ग को मिलेगा। और उत्तराखंड के जो सनातनी है, ठीक है, अगर उनकी बेटियों ठीक है, की इतनी चिंता ठीक है, बात आ गई। तो अंकिता बिटिया बात आ को गई आपकी। न्याय क्यों नहीं दे ठीक है, रहे? शांति प्रसाद भट्ट जी, आप- वीरेंद्र आप शर्मा जी। जानते हैं कोर्ट में ठीक है, भी मामला ठीक है, है, एक सेकंड, कोर्ट में एक सेकंड। है। अच्छा, वीरेंद्र शर्मा जी को सुन लीजिएगा। क्या कोर्ट से बाहर आप फैसला सुनाओगे? अरे, कोर्ट से फैसला, कोर्ट से बाहर फैसला सुनाने का अधिकार आपको है, मुझको है। वो तो अरे आप जानिए अरे सर, सिर्फ यूसीसी पर बात कीजिए, यूसीसी पर बात कीजिए, एक सेकंड, मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीरेंद्र शर्मा जी को सुन लीजिए, तो मुझे फिर आवाज डाउन करनी अरे मैं आपको बोलो ना, ठीक है क्या सर, आप आप कोर्ट ठीक है, से आप दोनों बाहर लोगों की आवाज डाउन है फैसला सर, मैं सुना सकते हैं? सर, आवाज डाउन या है, कोई सरकार फैसला आवाज सुना डाउन है सकती आपकी, ठीक है, ठीक आप है, मेरे वीरेंद्र को शर्मा जवाब जी, इसमें- ठीक है सर, आप अलग से बात कर लीजिएगा डिबेट के बाद, वीरेंद्र शर्मा जी, आवाज डाउन है सर, आप जवाब ही नहीं, ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी, आप जवाब ही नहीं, बताइए ना। वीरेंद्र शर्मा जी, आप बात रखिए। आप जवाब आप बात रखिए। आप कोई फैसला सुना सकते हैं, जी। कोई फैसला नहीं सुना सकते। मतलब सनातन हाँ, धर्म आप बात की रखिए। बात नहीं चाहिए। आप बात रखिए। शराब यूकेडी को आनी चाहिए। बोलते हैं। नहीं, देखिए देखिए रवि जी, देखिए रवि जी, देखिए आप विरोध कर रहे हैं उसका। और मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। नहीं, देखिए एक सेकंड, इसमें अच्छा, वीरेंद्र शर्मा जी को सुन लीजिए भाई, टेक्निकल, अरे एक मिनट, सुनिए, वीरेंद्र शर्मा जी, आप टेक्निकल बात करनी है, आज हमें- बहुत महत्वपूर्ण है सर, जो हमें लोगों को सुन टेक्निकल रहे बात होंगे ये वो करनी है। हाँ। अच्छा होता, देखिए इस कानून में अभी अमेंडमेंट बहुत होंगे और होने भी चाहिए। देखिए अभी मैं पहली बात, दूसरी बात ये, अभी लोग कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे इसको, और दूसरी चीज कि अभी अगर इसी कानून में एक क्लॉज और जोड़ देते तो शायद ये कानून और ज़्यादा अच्छे से लोग इसको, अगर ये आप ये बात कर रहे हैं कि हमने पॉलीगैमी और ये बहुविवाह की प्रथा को, इसमें कुरीतियों को समाप्त किया, बहुत अच्छी बात है ना, और लिव इन रिलेशनशिप को आपने एक प्रॉपर वैलिड फॉर्म में ले आए, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम परिवार नियंत्रण वाला कानून भी अगर इसी में जोड़ते तो शायद ये भी हमारे देश के लिए अच्छा होता, तो एक मैसेज देता। तो और दूसरा, हमें जैसा मैं अभी शांतनु जी से बात सुन रहा था कि किसी मतलब अगर किसी जाति या प्रजाति या किसी जनजाति क्षेत्र को अगर एकदम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करे तो एकदम ब्लास्ट हो सकता है। देखिए फिर वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो ये, फिर ये मुसलमान जो है, हमने इनको एकदम मेन स्ट्रीम में जोड़ दिया तो यहाँ ब्लास्ट तो यहाँ भी हो सकता है, तो फिर ये गड़बड़ है। तो ये नहीं सोचना था हमको। अगर ये नियम यूसीसी इसका नाम है तो हमको सब लोगों को इसमें इंक्लूड करना था, और मेरे को लगता है कि सरकार को इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, और सभी जातियों को ये नहीं देखना चाहिए, वोट बैंक नहीं देखना चाहिए कि किसका वोट बैंक कहाँ है। देखिए सबके अपने रीति रिवाज होते हैं, जैनियों के अपने अपने नियम कायदे कानून, उनमें भी फिर उल्लंघन हो रहे हैं कई चीजों में। ST SC वालों के में अपने नियम है, अपनी रीतियां हैं, रिवाज है, उन रिवाजों के भी उल्लंघन हो रहे होंगे। और मुस्लिमों में भी अपने कुछ रीति रिवाज है, रूढ़िवादिता है, वो भी उल्लंघन के दायरे में आ रही है। तो ये अगर हम इतना सोचने लग जाए तो फिर ये यूसीसी नहीं रहा,
देखो, अगर हमने इतनी बड़ी कुप्रथा को समाप्त किया है, पॉलीगैमी, बहुविवाह प्रथा को, तो हमें एक और परिवार नियोजन नियंत्रण कार्यक्रम को भी इसी में जोड़ते तो शायद हमारे लिए एक पूरे देश के लिए, देखिए ये जो है ये लॉ यहाँ इसलिए लाया गया था कि मोदी सरकार का ये एक वाकई में एक प्रयोगशाला के तौर पे हमारे राज्य को यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ ना मुस्लिम कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो इसलिए वो देखना चाहते हैं कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में अगर हम इसको अप्लाई करें तो हो सके अगर हम यहाँ सबसे सक्सेस हुए तो पूरे देश में भी हम वही चीज इसी की कॉपी करके। शांतनु गौड़ जी, आज की चर्चा और फाइनल कमेंट आपका एक। सर, इसमें दो चीज हमें ये कहनी चाहिए, बिकॉज जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कंसेप्ट हमारे उत्तराखंड में है वो कोई बहुत नॉर्मल कंसेप्ट नहीं है। जैसे आप देखते हैं जॉनसर बावर वाला एरिया जो है वहाँ पे पॉलीगैमी नहीं, वहाँ पे पॉली एंट्री सिस्टम था। तो इट इज नॉट ए यूजुअल जो हम और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ शायद ये कुछ बिंदु होंगे जिसकी वजह से उनको छोड़ा गया, या बाद में उनको मेन धारा में डालने की कोई बात रखी जाएगी। दूसरी चीज हमें क्वेश्चन ये आज करना चाहिए था कि जब हम किसी स्टेट के लिए ये बात करते हैं कि उसको धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, तो लॉज क्यों ना हो? तो ये धर्मनिरपेक्ष कहाँ रह गया? आप तो कह रहे हो इसमें बोक्साओं को छोड़ देंगे, तो धर्मनिरपेक्ष कहाँ रह गया? और शांतनु जी, मुझे थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दीजिए, जो आप बोल रहे हो कि आप इस कमेटी के मेंबर तो नहीं थे? क्योंकि आपकी भाषा मुझे ऐसा लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप भाजपा की बात ज्यादा बचाने की। नहीं, अरे भैया, ये कॉमन है कहाँ? ये है कहाँ कॉमन? भाजपा का ये कॉमन है कहाँ? उन्होंने सिर्फ कानून की बात करेगा। और सनातन धर्म में ये कब से हुआ? सनातन धर्म में यूनिवर्सिटी की जरूरत उन्होंने कब से हुई? नहीं, शांतनु जी ने उस बारे में बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ कानून की बात की। ठीक है, वक्त इतना ही है सर, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। अंकिता को भी न्याय दिलवा सुन लीजिएगा। जवाब दे देता हूँ। जी बिल्कुल, इसमें मैं जवाब दे सुन देता हूँ। जी। अगर उन्होंने सलाह ली होती तो आज शायद डिबेट में कोई और मुद्दा रहा नहीं जाता, ये सब सारे काम पूरे हो चुके होते, मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सचिन गुप्ता जी, शांति प्रसाद भट्ट जी कांग्रेस, शांति प्रसाद भट्ट जी उत्तराखंड क्रांति दल, वीरेंद्र शर्मा जी, शांतनु गौड़ जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है महत्वपूर्ण चर्चा रही और बहुत सारी चीजें खुलकर सामने निकल कर आई।